हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। मशहूर भजन गायक हरिओम शरण का एक भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भजन के बोल सादे और शांत हैं। शरण बताते हैं कि किस तरह समूचे जग के लिए राम एक स्रोत की तरह है। राम के स्मरण से जो दिया जलता है वो जग को रास्ता देता रहता है। हरिओम शरण से माफी के साथ हम उनकी उपमा का इस्तेमाल एक दूसरी जगह करना चाहते हैं। डाटा एक राम भिखारी सारी दुनिया। जो स्थान अध्यात्म में इष्ट का है वही प्रशासन की दुनिया में डेटा का है, यानी जानकारी, आंकड़े। डेटा सरकार की नीति का स्रोत होता है, वही नीति जो आपका और हमारा जीवन प्रभावित करती है, क्योंकि हम सबका जीवन बहुमूल्य है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर डेटा की तरफ देखा जाए। आप सोच रहे होंगे कि आज हम डेटा के बारे में इतने जतन से भूमिका क्यों बांध रहे हैं, तो कारण जान लीजिए। भारत सरकार ने बड़े काम का डेटा सार्वजनिक किया है। साल 2021 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट हमारे सामने है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट हमारे समाज में तरह तरह के अपराधों और उनके बाद हुई कार्रवाई के बारे में बताती है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम बता सकते हैं कि देश में महिलाएं सबसे सुरक्षित किस सूबे में हैं, कहां सबसे ज्यादा दंगे हो रहे हैं और कहां सबसे ज्यादा लोगों पर यूएपीए लग रहा है। ये भी बताएंगे कि हमारे समाज में खुदकुशी सबसे ज्यादा कौन से वर्ग में बढ़ रही है। दिन भर की सुर्खियां भी होंगी, लेकिन शुरुआत में हमेशा की तरह दिन का वीडियो। इस वीडियो के बारे में कुछ बताएं उससे पहले इसकी लोकेशन जान लीजिए। ये वीडियो उस राज्य का है जहां सुशासन का दावा किया जाता है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव स्टीमर पर बैठे नजर आ रहे हैं। बिहार के ये दो वीवीआईपी स्टीमर पर बैठकर किसी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने नहीं गए थे। दरअसल कल एक कार्यक्रम के सिलसिले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को राघोपुर दियारा जाना था। वही राघोपुर दियारा जहां से लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी चुनाव जीत चुके हैं। ये इलाका चारों ओर नदी से घिरा है। लंबे वक्त से यहाँ के लोग आने जाने के लिए पुल की मांग कर रहे हैं, जो अभी तक बना नहीं है। इस वजह से बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम को यहाँ पहुँचने के लिए स्टीमर का सहारा लेना पड़ा। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि साल 1975 में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के साथ वो यहाँ आए थे, तब भी उन्हें नाव की सवारी कर राघोपुर पहुंचना पड़ा था। यानी आज़ादी से 1975 तक और फिर 1975 से 2022 तक यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बदला। आने जाने के लिए जिस अस्थायी पुल का इस्तेमाल होता है वो बरसात आते ही बेकार हो जाता है। ऐसी घटनाओं पर किसी ने कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन पुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पुल बना दिया तो फिर वादा किस चीज़ का करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिन की वीडियो के बाद अब गौर करिए सुर्खियों पर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई की जांच आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी के बैंक लॉकर तक पहुंच गई। आज सुबह सीबीआई की एक टीम गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 के पंजाब नेशनल बैंक पहुंची। इस बैंक में मनीष सिसोदिया की पत्नी का लॉकर है। सीबीआई की टीम ने सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में बैंक लॉकर की जांच की। इस दौरान बैंक के गेट बंद रहे, किसी को भी अंदर आने या अंदर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। कल मनीष ने ट्वीट करके सीबीआई के इस एक्शन की जानकारी देते हुए कहा था कि कल सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। जांच में मैं और मेरा परिवार पूरा सहयोग करेगा। आज बैंक लॉकर की जांच के बाद मनीष सिसोदिया ने और क्या दावा किया, सुनिए। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। सिसोदिया का कहना है कि बैंक लॉकर से सीबीआई को 70-80 हज़ार रुपए सिर्फ की ज्वेलरी मिली।
लेकिन इस मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए मधुशाला और ट्विन टावर का जिक्र क्यों कर रही है, सुनिए। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे? मॉडल तो यह भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पिछले कई दिनों से जारी आरोपों और दावों का सिलसिला आज भी चल ही रहा था कि इस बीच समाज सेवी अन्ना हजारे की एक चिट्ठी सामने आ गई। इस चिट्ठी में अन्ना हजारे ने शराब नीति को लेकर केजरीवाल को फटकार लगाई। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि जब 10 साल पहले 18 सितंबर 2012 को दिल्ली में टीम अन्ना के सदस्यों की मीटिंग हुई, उस वक्त आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात रखी, लेकिन आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनाना यहाँ हमारे आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। उस वक्त टीम अन्ना के बारे में जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ था, इसलिए उस वक्त मेरी सोच थी कि टीम अन्ना देश भर में घूमकर लोक शिक्षण, लोक जागृति का काम करेगी। ये ज़रूरी था। अगर इस दिशा में काम होता तो कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत नीति नहीं बनती। अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में अन्ना हजारे ने यह भी लिखा कि आपकी सरकार ने लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। इन सब के बीच आज दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन भी सदन में खूब हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी पर गरजते हुए सिसोदिया ने बीजेपी को बच्चा चोर पार्टी तक कह डाला। दरअसल यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन से एक बच्चा चोरी हो गया था, जो फिरोजाबाद में बीजेपी के एक पार्षद के घर से बरामद हुआ। आरोप और प्रत्यारोप के बीच सदन में बीजेपी और आप के विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी की, जिसे देखते हुए विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। अब सदन की अगली कार्रवाई कल यानी 31 अगस्त को होगी। दूसरी सुर्खी के तार अगले महीने की 17 तारीख से जुड़े हैं। जी, कभी कभी हम भी टीवी वाली भाषा बोलते हैं। खैर, 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अखबार में एक लेख लिखा है, जिसे लेकर अटकल लग रही है कि वो पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। शशि थरूर ने मलयालम अखबार मातृभूमि में लिखा कि एक नए अध्यक्ष का चुनाव करना कांग्रेस के पुनरुद्धार की दिशा में एक शुरुआत है और इसकी सख्त जरूरत भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव के लिए कई उम्मीदवार सामने आएंगे। पार्टी और देश के लिए अपने विचारों को सामने रखना निश्चित तौर पर जनहित में जाएगा। शशि थरूर ने यह आर्टिकल में यह भी लिखा कि पार्टी की वर्तमान स्थिति, संकट और राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और वोटरों को आकर्षित करने जैसी दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अध्यक्ष को न सिर्फ पार्टी की समस्याओं को दूर करने पर काम करना होगा, बल्कि भारत के लिए एक विजन भी देना होगा। थरूर कांग्रेस के G23 नेताओं में शामिल रहे हैं, जो लगातार पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये साफ नहीं है। चुनाव में दावेदारी के सवाल पर थरूर ने किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। उनके अलावा कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आज तक न्यूज चैनल से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता। अगर कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं आया तो मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि अच्छा उम्मीदवार वो है जिसे कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ता स्वीकार कर लें और जो कांग्रेस की मूल विचारधारा से जुड़ा हो। 28 अगस्त को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था। 17 अक्टूबर को चुनाव है, जिसका रिजल्ट 19 अक्टूबर को आएगा। नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक दाखिल होंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए करीब 3 बरस से रस्साकशी चल रही है। आज़ादी के 75 साल में 40 साल नेहरू गांधी परिवार से कोई ना कोई अध्यक्ष रहा। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद अध्यक्षी से इस्तीफा दिया और इसके बाद से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उनकी माताजी सोनिया गांधी कमान संभाल रही हैं। तीसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े मामले में तलब किया। पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को 2 सितंबर के दिन ईडी के कोलकाता वाले दफ्तर में पेश होना होगा। सोमवार को सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ने आशंका जताई थी कि जांच एजेंसियां उन्हें नोटिस भेज सकती हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही टीएमसी नेता अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुकी हैं।
कोयला घोटाले से जुड़े इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को भी समन जारी किया था। सभी अफसरों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की बरस 2020 की उस एफआईआर को आधार पर मामला दर्ज किया जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है। ईडी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया था। ईडी ने इससे पहले दावा किया था कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी इस अवैध कारोबार से मिले पैसों के लाभार्थी हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हमने शो की शुरुआत में एक बार डेटा के महत्व को रेखांकित किया था। अपराध और अपराधियों के डेटा से क्या फायदा हो सकता है, ये समझने के लिए आप आज से 68 साल पहले आई क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट देख सकते हैं। भारत में अपराधों की जानकारी रिकॉर्ड्स में अंग्रेजों के जमाने से ही दर्ज हो रही थी, लेकिन 1954 में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विधिवत रिपोर्ट जारी की। इसमें 1953 के आंकड़े शामिल किए गए थे। उस साल हत्या, किडनैपिंग और डकैती जैसे मुख्य अपराधों की जानकारी शामिल की गई थी। बताया गया कि पुलिस को इन अपराधों से निपटने में क्या समस्या आ रही है, साथ ही सुधार के लिए भी अनुशंसाएं की गई थी। आप तब की अनुशंसाएं देखेंगे तो लगेगा कि 2022 की ही बात हो रही है। कुछ बिंदुओं पर गौर करिए। पुलिस में बेहतर रिक्रूट्स की भर्ती हो, आतंक अपराधियों पर नकेल के लिए अलग से कानून हो, फॉरेंसिक लैब्स की स्थापना हो, ग्रामीण इलाकों में पुलिस को मजबूत किया जाए, अदालतों में मामलों के तेजी से निस्तारण के लिए और मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाए। इन सारी अनुशंसाओं पर काम कहां तक पहुंचा उस पर अलग से बात हो सकती है, पर इतना तो है कि कुछ एक अपवाद को छोड़कर इस तरह की रिपोर्ट्स का संकलन साल दर साल ज्यादा विस्तृत हुआ। पहले खुफिया विभाग यानी आईबी ये रिपोर्ट्स बनाता था, लेकिन राष्ट्रीय पुलिस कमीशन और गृह मंत्रालय की एक टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर 1986 में अलग से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बनाया गया। एनसीआरबी रिपोर्ट बनाने के अलावा और क्या करता है, उस पर किसी दिन लल्लन टॉप शो में आपको विस्तार से जरूर बताएंगे। फिलहाल अपना ध्यान लगाते हैं क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट पर। हर बार की तरह क्राइम इन इंडिया 2021 का स्रोत भी राज्यों द्वारा इकट्ठा की जानकारी है। जी, अपने यहाँ हुए अपराधों के बारे में जो भी राज्यों और एजेंसियों ने केंद्र को बताया वही रिपोर्ट में संकलित है। केंद्र ने अपनी तरफ से आंकड़ों का कोई सत्यापन नहीं किया, इसलिए दो तरह के लोगों की बात का ज्यादा लोड मत लीजिएगा। जो नेताजी कहें कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, या जो नेताजी कहें कि फलाने राज्य में कानून व्यवस्था सबसे घटिया है। वैसे भी नेताओं और आंकड़ों की पटती नहीं है। अब आ जाइए दूसरे राइडर पर। एनसीआरबी अपनी रिपोर्ट में एफआईआर को आधार बनाता है। अब आप तो जानते ही हैं कि थाने में तहरीर से लेकर एफआईआर तक का सफर कई बार कितना लंबा और जटिल होता है। हर मामला जो तहरीर की शक्ल में पुलिस के सामने आता है उस पर एफआईआर नहीं दर्ज की जाती। ऐसे में अंडर रिपोर्टिंग भी होती है, यानी अपराधों की असल संख्या भी मालूम नहीं चलती। कई बार अपराधों की संख्या एक और कारण से भी घटती है। एनसीआरबी संकलन के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का इस्तेमाल करता है, यानी एक एफआईआर में अगर एक से ज्यादा अपराधों का जिक्र हो तो सबसे गंभीर अपराध को ही गिना जाता है। मिसाल के लिए अगर किसी मामले में बलात्कार और हत्या दोनों हुए हैं तो सिर्फ हत्या को गिना जाएगा, वो ज्यादा गंभीर अपराध माना जाता है कानून की नजर में। रिपोर्ट भारी भरकम है, कुल 3 वॉल्यूम प्रकाशित हुए हैं 3 खंडों में, इसलिए रिपोर्ट के सारे पहलुओं का अध्ययन करना मुश्किल है। हमने रिपोर्ट के कुछ हिस्सों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पहला हिस्सा है स्नैपशॉट्स, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसमें 27 बिंदुओं में मोटा माटी आंकड़ों और पैटर्न्स को बताया गया है। क्या है स्नैपशॉट्स में, सुनिए। 2021 में कुल 60,96,310 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए। 2020 की तुलना में 7.6% गिरावट हुई। 1 लाख की आबादी पर अपराध 487.8 से 445.9 पर आ गए। अब आप पूछेंगे ये गिरावट कैसे हुई, क्या अपराधी वाकई सुधर गए? तो जवाब ये नहीं है। गिरावट का बड़ा हिस्सा ऐसे मामलों में आया जो किसी पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवहेलना पर बनते हैं। मिसाल के लिए भीड़ को जुटने से रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी जाती है। इसके उल्लंघन पर पुलिस आप पर वैधानिक कार्रवाई कर सकती है। आईपीसी की धारा 188 के तहत भी मामला बन सकता है। 2020 में ऐसे 6,12,000 मामले दर्ज हुए थे। 2021 में इनकी संख्या हो गई 3,22,000। इसी तरह अदर आईपीसी क्राइम्स भी 10,62,000 से 4,96,000 पर आ गए हैं। दूसरा, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, यानी हत्या, चोट पहुंचाना, किडनैपिंग आदि, ये 5.1% बढ़ गए हैं। क्राइम रेट पहले 77.4 था, अब हो गया 80.5। हत्याओं के मामले कमोबेश उतने ही हैं, लेकिन किडनैपिंग के मामले एक बरस में 19.9% बढ़ गए हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है,
किडनैपिंग के कुल मामलों में बच्चियों और महिलाओं की संख्या तकरीबन 85% थी। आंकड़ों को माइक्रोस्कोप से देखने पर मालूम चलता है कि नारी पूजा की डींगे हाँकने वाले हमारे समाज में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध साल भर में 15.3% बढ़े। 31.8% मामलों में महिलाएं पति या फिर पति के रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता का शिकार बनी। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी पहले से ज्यादा असुरक्षित हुए हैं। उनके खिलाफ अपराध 16.2% बढ़ गए। अगवा होने वाले लोगों में तकरीबन 70% बच्चे ही थे। अब गौर करते हैं वंचित तबकों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर। इस बात में राहत खोजी जा सकती है कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या कमोबेश उतनी ही है। आंकड़ा 50,291 मामलों से 50,900 मामलों तक ही पहुंचा। वैसे आदर्श स्थिति यही होगी कि ऐसे मामलों की संख्या घटते घटते नगण्य हो जाए। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध 8,272 से बढ़कर 8,802 हो गए, यानी यहाँ उछाल 6.4% का है और ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगला बिंदु दिलचस्प है। इन दिनों आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार पर एजेंसियों की कार्रवाई की बहुत सी खबरें आती हैं। इन्हें लेकर राजनीति भी खूब होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में इनकी जानकारी भी दर्ज है। कुल मामलों में राजनीतिक मामलों की संख्या बहुत छोटी होती है। ज्यादातर मामले फ्रॉड और जालसाजी जैसे हैं। लेकिन आंकड़ा क्या है? आर्थिक अपराध एक साल में 19.4% बढ़ गए। इसी तरह राज्यों में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज मामलों में भी 19.9% की बढ़त हुई। इनमें से तकरीबन 68% मामले ऐसे थे जिसमें जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा गया। आपने वैसी खबरें पढ़ी भी होंगी, अफसर घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। ये वैसे ही मामले थे। अगला बिंदु, ये देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। 2020 में जहां 68,312 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, वहीं 2021 में 1,42,914 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, यानी दोगुने से भी ज्यादा। बरामद विस्फोटकों में आरडीएक्स, टीएनटी, प्लास्टिक विस्फोटक वगैरह थे। 143 टन कुल बरामद हुआ, जिसमें 195 किलो विस्फोटक आतंकवादियों से, उग्रवादियों से और चरमपंथियों के पास से मिला। अभी मुझे भी डेटा समझ में आ गया। अभी डेटा इतनी जटिल चीज़ होती है ना कि बहुत गौर से पढ़ना पड़ता है, और चूंकि हमारा ये काम है कि हम आपको भी बहुत सरल ढंग से बताएं, तो कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं भी अटक गया। मुझे लगा कि आप ना अटकें, इसलिए अपना अटकना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी विस्फोटक तस्करों के पास से मिला। विस्फोटक की बरामदगी सुरक्षा एजेंसियों की सफलता भी है और चेतावनी भी कि विस्फोटकों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यानी डेटोनेटर, ग्रेनेड आदि की बरामदगी में भी 9% से ज़्यादा का उछाल आया है। जैसा हमने आपको बताया था, स्नैपशॉट्स वाले हिस्से में मोटा माटी बातें थी और वहाँ भी कुल 27 बिंदु थे, जिनमें से महत्वपूर्ण विषयों को हमने इन 5 वर्गों में समेटने की कोशिश की और अब तक की बात ज़्यादातर आंकड़ों में हुई। अब हम आंकड़ों से निकलकर पैटर्न की तरफ चलेंगे और इसके लिए हम मीडिया रिपोर्ट्स का भी सहारा लेंगे। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट से निकलकर जितनी बातें सामने आई, उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा खुदकुशी के आंकड़ों की है। 2021 के साल में कुल 1,64,033 लोगों ने अपनी जान ली, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 1,53,052 था, यानी 7.18% का उछाल है। लेकिन जब आप इस बात पर गौर करेंगे कि खुदकुशी कर कौन रहा है, तब आपको लोगों की मानसिक सेहत के साथ साथ देश की आर्थिक सेहत का भी अंदाजा हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के लिए हरिकिशन शर्मा ने खुदकुशी के आंकड़ों पर विस्तार से रिपोर्ट की। वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि खुदकुशी के 25.6% मामलों में दैनिक वेतन भोगियों ने अपनी जान ली, यानी डेली वेज पर काम करने वाले लोग। थोड़ी छूट लेकर इन्हें आप मजदूर कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ साफ कर दें, यहाँ खेतों में मजदूरी कर रहे लोगों को नहीं जोड़ा गया, उनके लिए अलग से कॉलम है। 2020 कोरोना महामारी और सख्त लॉकडाउन का साल था। 2021 में महामारी की दूसरी लहर आई, लेकिन 2019 में जब महामारी नहीं थी, तब भी 23.4% खुदकुशी के जो मामले थे वो डेली वेज पर काम करने वालों के थे। 2020 में संख्या बढ़कर 24.6% हुई और 2021 में 25% को पार कर गई। ये जो रफ्तार है, बढ़त है, ये भारत के राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इसका मतलब डेली वेज पर काम कर रहे लोग ज़्यादा तनाव में हैं और उन्हें समय रहते मदद नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, अपना स्वयं का काम करने वाले लोगों में भी खुदकुशी के मामले 16.73% बढ़े हैं। सैलरीड लोग यानी वेतन भोगियों में खुदकुशी के मामले 7% बढ़े। इन सारे आंकड़ों के बाद आप चाहें तो इस बात में राहत खोज सकते हैं कि बेरोजगारों के बीच खुदकुशी के मामले 12.38% घट गए। सबसे ज़्यादा मामले सामने आए महाराष्ट्र से। एनसीआरबी की रिपोर्ट में
कहा गया है कि खुदकुशी करने वालों के पेशे वाली जानकारी का उनकी आत्महत्या के कारण से संबंध नहीं है। रिपोर्ट खुदकुशी के 33.2% मामलों को पारिवारिक कारणों के चलते बताती है और 18.6% मामलों को बीमारी के चलते, लेकिन ये साफ नहीं करती कि क्या पारिवारिक कारणों में आर्थिक कारण भी शामिल हैं। आंकड़े सभी के सामने हैं। साफ दिख रहा है कि डेली वेज, सैलरीड क्लास और अपना काम करने वालों में खुदकुशी के मामले बढ़ गए हैं। फिर भी तर्क के लिए आर्थिक पक्ष को किनारे रख दिया जाए तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इन तबकों तक मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाओं की पहुंच बहुत कमजोर है? क्या इसके लिए राज्यों की सरकारों को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? चलने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण विषय के आंकड़े भी बता देते हैं। भारत में पुलिस सुधार की मांग तब और मुखर हो जाती है जब कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौत की खबर आती है। आप किसी भी राज्य के अखबार खंगाल कर देख लीजिए, नियमित रूप से खबर आती है कि थाने में रहस्यमयी परिस्थितियों में आरोपी या गवाह की मौत हो गई और इसके बाद शुरू हो जाता है लीपापोती का दौर। इस पर हम पहले भी कई बार आपसे बात कर चुके हैं। आज आंकड़े देखते हैं। साल 2021 में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई गुजरात में। देश भर के कुल 88 मामलों में से 23 गुजरात से हैं। 2020 से तुलना करें तो गुजरात में कस्टोडियल डेथ्स में 53% की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 2021 में 21 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए। गुजरात में हुई 23 कस्टोडियल डेथ्स में से 22 ऐसी हैं जिसमें पीड़ितों की मौत उस समय हुई जब वे रिमांड पर नहीं थे। एक व्यक्ति की मौत विधिवत पुलिस कस्टडी में हुई। 9 लोगों की मौत के लिए वजह आत्महत्या दी गई। 9 अन्य लोगों की मौत के लिए कहा गया कि वे बीमारी के चलते मारे गए। 2 मामलों में पुलिस पर आरोप लगा कि उसने मृतकों पर हमला कर उन्हें घायल किया और एक कथित रूप से कस्टडी से फरार होने की कोशिश में मारा गया। इन मामलों के संबंध में 12 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया। राहत की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कस्टोडियल डेथ का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। अब आते हैं दंगों पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में सांप्रदायिक दंगों के सबसे ज्यादा यानी 100 मामले झारखंड में दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर यहां भी महाराष्ट्र रहा। सख्त कार्रवाई के नाम पर आजकल यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जिक्र खूब होता है। इसके सबसे ज्यादा मामले देखे गए, आपने ठीक गैस किया, जम्मू कश्मीर में। टॉपर्स की लिस्ट और कैसे है? जम्मू कश्मीर में 289, मणिपुर में 157, असम में 95, झारखंड में 86 और यूपी में 83। अमूमन हम आपको ऐसे बुलेटिन्स में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं, लेकिन हमने आज बड़ी खबर की शुरुआत में ही आपको बताया कि राजनीतिक टिप्पणियों में समस्या क्या आती है। वहां आंकड़ों पर सार्थक बहस नहीं होती, तू मैं करके नंबर बनाए जाते हैं। आज बात डेटा की है, इसलिए हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को किनारे कर रहे हैं। हमने यहाँ कुछ बड़े बिंदुओं को छूने की कोशिश की। चूंकि रिपोर्ट विस्तृत है, इसलिए कई और बिंदु हैं जिस पर आप लल्लन टॉप की विस्तृत कवरेज को वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर इन पर बने वीडियो देख सकते हैं। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही, पर जाने से पहले एक रोचक बात जान लीजिए। लल्लन टॉप लाया है आपके लिए एक और खास पेशकश जिसका नाम है बाजा, जिसमें आपको मिलेगा हमारे तमाम शोज के पॉडकास्ट और कुछ बाजा के लिए स्पेशल शोज भी बनाए गए हैं। हमारा भी एक शो है ग्रामीण के नाम से, आप बाजा पर देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये बाजा सुने कहाँ? तो बाजा सुनने के लिए आपको लल्लन टॉप की ऐप डाउनलोड करनी होगी। बॉटम पर आप देखेंगे तो देखें, पढ़ें, सुने, इस तरह से वर्गीकरण है। जब आप सुने पर क्लिक करेंगे तो आपको लल्लन टॉप के सारे पॉडकास्ट नजर आ जाएंगे। जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।